आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे लगातार टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे वीडियोस चैनल पर आ चुके हैं, अगर अब तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डियर ऑल, आज अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। आज हम जिस कैटेगराइजेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, वैलिडिटी या इनफोर्सेबिलिटी। जो भी स्टूडेंट हिंदी में अपने आंसर्स को लिखते हैं उनके लिए है वैधानिकता के आधार पर या फिर प्रवर्तनीयता के आधार पर अनुबंध के बंटवारे। आज हम उसे पढ़ रहे हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा जो आज मैं जिन कॉन्ट्रैक्ट को बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनकी ज़रूरत भी है अगर हम LLB का कोर्स कर रहे हैं या हम CA के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं। जनरली वैधानिकता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, लीगैलिटी या फिर इनफोर्सिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट 6 टाइप्स के होते हैं। हो सकता है कुछ बुक में इनकी संख्या जो है वो कम हो या कहीं हो सकता है ये जो है थोड़े से ज़्यादा भी नज़र आए, लेकिन कम होने की गारंटी जो है मैं ले रही हूँ। बच्चों, आज जो हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं। अब इनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कोई भी वैसे अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसका लीगल रेमेडी अवेलेबल ना हो, मतलब हम कानून में जाकर कानूनी सहायता कोर्ट के थ्रू जो है हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो राइट अवेलेबल नहीं होता है, हमें कोई भी जो कोर्ट का सपोर्ट है, कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब एक फॉर्मूला मैंने यहाँ इंडिकेट किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट ना हो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एसेंशियल एलिमेंट उसमें ऐड हो जाता है तो वो वैलिड हो जाता है। अगर उसमें सारे एसेंशियल क्वालिटी ही मिसिंग है तो जाहिर सी बात है वो वैलिड नहीं रहेगा, वॉइड हो जाएगा। और जो वॉइड हो गया उसे हम कहेंगे नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर आप किसी बच्चे के साथ 18 साल के कम उम्र के किसी बच्चे के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड मीन्स समथिंग विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है, वैलिड का अपोजिट होता है, मतलब अवैध होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि मैं जो हूँ आपको 1 kg ऑयल जो है उसे सेल करना चाहती हूँ, तेल जो है वो बेचना चाहती हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैम कौन सा तेल? सरसों तेल, रिफाइंड तेल, नारियल तेल, कैसा, कौन सा तेल? मान लीजिए मैं आपको बताती ही नहीं हूँ कि कौन सा तेल है, इसका ये मतलब है कि मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, सेटल नहीं है। तो बच्चों, जिस एग्रीमेंट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन सेटल ही नहीं है, जिसमें बातें साफ साफ नहीं है, वो हो गया वॉइड अग्रीमेंट, अवैध हो गया। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में जरूरी होता है कंसिडरेशन। यहाँ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का एकदम लिटरल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। तो बिना पैसे का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो इम्पॉसिबल चीज़ों पर भी हम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड अग्रीमेंट के कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप माइनर को शामिल कर लेते हैं या फिर जिसमें टर्म एंड कंडीशन क्लियर ना हो या जिसमें जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वो ना हो,
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ना हो। इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो, वो सभी वॉइड अग्रीमेंट के टाइप होते हैं। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आप सभी को ये सारी बातें समझ आ रही होगी। जैसे ही हमने वॉइड अग्रीमेंट को पढ़ लिया बच्चों, अब हमें चलना है नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जिसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे प्यारा है बच्चों। अगर किसी भी अग्रीमेंट में, पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी एग्रीमेंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जिसमें एसेंशियल एलिमेंट शामिल हो। अब आप कहेंगे मैम कौन सा एसेंशियल एलिमेंट? तो 12, 13, 14 ऐसे लिस्ट है बच्चों जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा जल्दी, और उस पर और भी कई वीडियोस आने वाले हैं। मतलब किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 पार्टी का होना, एटलीस्ट 2 पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो है तो एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरी बात, अगर वहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, मतलब मैंने आपको कुछ ऑफर किया, बदले में जब तक आप उसे कबूल है नहीं करेंगे, हामी नहीं भरेंगे, तो फिर वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इसके अलावा अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हमें कोई डोमेस्टिक अग्रीमेंट तो करना नहीं है, हम घरेलू सोशल अग्रीमेंट के सामाजिक अनुबंध की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे अग्रीमेंट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट हो वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट वो बन गए वो कहलाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड अग्रीमेंट से अपोजिट होता है। यहाँ पर आपको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है, मतलब लीगल रेमेडी मिलती है। अगर सामने वाला पार्टी आपके साथ चीट करता है, फ्रॉड करता है, कुछ भी चालाकी करता है, तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, जब हम कोर्ट में पहुँचें, हमें हमारा राइट जो है मिल जाए, हमें हमारा अधिकार मिल जाए, हम केस फाइल कर सकते हैं, तब क्या बात हुई? तब तो इससे बेस्ट कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये बन जाता है जब लीगल रेमेडी मिल जाए, हमें कानूनी सहायता मिल जाए, तो हम सिक्योर हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बच्चों, मैं जिस सीक्वेंस में आपको इस टॉपिक को पढ़ा रही हूं, अगर आप उसे याद रखते हैं तो फिर टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसे ब्रेक करते हैं, और आप ब्रेक कर लेंगे, नो डाउट आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसे इस तरीके से समझिए ताकि जैसे ही टॉपिक में क्लैरिटी आए, आप बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा बस यही कोशिश है कि पीजी लेवल में आकर हमें इतना क्लैरिटी अपने सब्जेक्ट या टॉपिक पर हो जानी चाहिए कि हम उसे 10 तरीकों से भी समझ पाएं। तो आज जो हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, ध्यान देने की बात है, जरा आप सोच कर देखिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन हमने शुरुआत किया था वॉइड अग्रीमेंट से, आपको याद होगा, नंबर 1। दूसरा हमने अभी तुरंत पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये थर्ड आ गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इन तीनों का रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझना पड़ेगा। अब हम इन तीनों के रिश्ते को समझेंगे तो फिर इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बच्चों, वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है। मतलब ना ही ऑफर है, ना ही एक्सेप्टेंस है, ना ही पॉसिबिलिटी है, ना ही कंसिडरेशन है, ना ही आपको लीगल रेमेडी मिलने वाली है। मतलब बिल्कुल अवैध है, हम कानून से हेल्प, कानूनी दरवाजा खटखटा नहीं सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है बच्चों, हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सीढ़ी है, जो रास्ता है,
हमें इस तीनों को साथ में मैच करके आमने सामने लाकर पढ़ना होगा, समझना होगा, तब इन दोनों तीनों के डिफरेंस का अंतर हमें मालूम होगा। क्योंकि अगर आप एलएलबी या फिर सीए के स्टूडेंट हैं, जब आपसे टेक्निकल डिटेल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इस तीनों के बारीक अंतर को, लाइन को, डिफरेंस को समझना पड़ेगा। वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है। ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। कानून का दरवाजा हम खटखटा नहीं सकते, हम जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। लेकिन उसी का जो भाई है बच्चों, सेकंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तुरंत अभी बताई हूँ, कोई भी अग्रीमेंट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को 100 बार पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, 1000 बार पढ़ते हैं। अब जो है थर्ड जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब इसे समझना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है। और आप इस तीनों में देख रहे हैं कि इसका स्थान जो है, इसका रैंक है, वो 3rd नंबर पर आता है। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड अग्रीमेंट प्लस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसे हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम वॉइड अग्रीमेंट जो है उसमें एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट होता है, फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये कौन सा नया तमाशा है? बच्चों इसी तमाशे को आज हम समझेंगे, और इस तमाशे को अगर हम समझ जाते हैं तो डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन में आता है और बार बार पूछा जाता है। वॉइड अग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं होते हैं, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस अग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं, हम उसको कहेंगे वॉइड अग्रीमेंट। उसके बाद आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां एसेंशियल एलिमेंट होता है। ये बिल्कुल वैध है और हम बंटवारा भी पढ़ रहे हैं वैधानिकता के आधार पर। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का मिश्रण है, ये हाइब्रिड मॉडल की तरह है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है बच्चों कि कोई भी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में अपने निर्माण के समय में, अपने शुरुआती समय में वैलिड था, मतलब उसमें एसेंशियल एलिमेंट शुरू में था, लेकिन बाद में वो वॉइड हो गया क्योंकि कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई, कुछ ऐसा दिक्कत आ गया, कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया जिससे वो वॉइड बन गया। जो बनने वाला तो वैलिड था लेकिन वॉइड बन गया। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन बाद में वॉइड हो जाए बहुत सारे कारणों से। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ बच्चों। एक लेट एक्टर है इरफान खान, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी एक फिल्म भी आई थी, मूवी आई थी लंच बॉक्स। मान लीजिए आप एक कंसर्ट में, आप किसी स्टेज शो के लिए उनको इनवाइट किए हुए हैं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर लिया, यहाँ तक कि आपने जैसे ही गेस्ट को बुलाया, गेस्ट ने भी कह दिया, इरफान जी ने भी कह दिया ठीक है हम उस दिन पहुंच जाएंगे न्यू ईयर की पार्टी के लिए। लेकिन मान लीजिए न्यू ईयर की पार्टी से पहले ही उनका डेथ हो जाए। वैसे इरफान खान बहुत फाइन एक्टर थे और अब वो दुनिया में नहीं रहे, और कॉन्सर्ट से पहले ही उनका अगर डेथ हो जाता है, अगर इस केस में, डेथ के केस में आपको दिख रहा होगा कि जब हमने शुरुआत में बात की कि जब हमने इरफान खान जी से पूछा कि आप हमारे कॉन्सर्ट में आएंगे, उन्होंने हाँ कह दिया क्योंकि उस समय उनकी ज़िंदगी थी, वो जीवित थे, उन्होंने कह दिया। लेकिन कॉन्सर्ट के वक्त मान लीजिए वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसका ये मतलब है कि शुरू में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, किसी खास सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अवैध हो गया। अब आप बताइए कि क्या इस केस में हम कोर्ट में केस कर सकते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है हम इस केस में
कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि देयर इज नो लीगल रेमेडी अवेलेबल हियर। यहाँ पर इनफोर्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी, हम कानूनी सहायता नहीं ले सकते क्योंकि जिस पार्टी को हमने बुलाया था शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, दोनों ने हाँ कह दिया, लेकिन भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को यही मंजूर था कि अंत समय में, मेन टाइम में इरफान जी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इसके अलावा आप जगजीत सिंह जी गजल गायक हैं, या आप किसी और भी आर्टिस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप किसी कॉमेडियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप किसी इंडिविजुअल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसने शुरू जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया उस वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन किसी खास सिचुएशन में, अंतिम समय में, जिस कारण को हम टाल नहीं सकते थे, होनी को टाल नहीं सकते थे और उनकी जिंदगी नहीं रही, इस कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ऐसे केसेस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आपसे मैं पूछूंगी कमेंट में कि वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। तो बच्चों, वॉइड अग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा अलग है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के समय जब वो बनता है तो वो तो वैलिड रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है, पार्टी ने हामी भी भर दी, लेकिन अंत में जब मेन टाइम आया परफॉर्मेंस का, उसी समय जो है आर्टिस्ट दुनिया में नहीं रहे, तो इसका कोई लीगल समाधान अवेलेबल नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस होने वाली थी लेकिन अंत में नहीं हो पाया। जैसे आपने उत्तराखंड में आपको अक्सर लैंडस्लाइड की खबरें सुनाई पड़ती हैं, तो होगा क्या कि मान लीजिए आपने वहां पर आपको परफॉर्मेंस करने जाना था और जिस जगह पर आपका परफॉर्मेंस होने वाला था आपने हाँ भी बोल दिया, लेकिन जिस दिन परफॉर्मेंस था उसी दिन लैंडस्लाइड की घटना हो गई, वहां परफॉर्मेंस को लास्ट समय में जो है कैंसिल कर दिया गया। ये भी एग्जाम्पल है। या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गया, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरीके की घटना में हम उसे कहेंगे ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक समय तो वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि शुरू में तो प्यार था दो लोगों में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा, लड़ाई हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। शुरू में तो दो लोग हाँ कह चुके थे एक दूसरे को, लेकिन बाद में किसी कारण से, हो सकता है पापा नहीं मानेंगे या मम्मी नहीं मानेंगे, इस कारण रिश्ता टूट गया। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दो लोगों की रजामंदी होती है, लेकिन अंत समय में अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता है, चाहे उसका कोई भी कारण हो सकता है, अगर मैंने तो स्टेज शो का एग्जांपल दिया, हो सकता है कोई और भी केस हो जाए जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है उन घटनाओं पर, सडनली कोई आफत आ जाए, तब वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मान के चलिए दो पार्टनर, एक पार्टी ए होती है, दूसरा पार्टी बी है, दोनों ने एक दुकान को लेने का मन बनाया, दोनों ने हाँ कर दिया कि साथ में दोनों जो है 50-50 हज़ार रुपया देकर एक दुकान खरीद लेंगे। लेकिन जिस दिन हम दुकान खरीदने जाने वाले थे, वो जिस दुकान को खरीदने वाले थे वो दुकान जो है, वो जगह जो है वो वहाँ पे नहीं रहता है, उस जगह पर आग लग जाती है, वो दुकान टूटकर बिखर जाता है, वहाँ कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है। ऐसे केसेस में भी जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है घटना पर, फ्यूचर में वो है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जैसे इरफान खान जी के एग्जाम्पल में हमने तो हाँ कहा था, लेकिन अंत में उनका अगर डेथ हो गया, वो दुनिया में ही नहीं रहे, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो निर्माण के समय वैलिड था लेकिन किसी विशेष कारण में वो नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज़ परचेज करना है, लेकिन सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि अब आप इसको खरीद बिक्री इसका नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। या किसी चीज को लेकर लॉ जो है सडनली चेंज हो जाती है,
अगर किसी चीज को लेकर के लॉ जो है सडनली चेंज हो जाती है, फिर काम जो है बिगड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा। बच्चों, मैंने हिंदी में भी बारीकी से इसे लिखा है, आप घर में एक बार पढ़िएगा, ये पढ़ने और समझने के लिए है कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड ही तो होते हैं, लेकिन हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है। अब आप इसे समझिएगा और बहुत ही आराम से समझ पाइएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया है। बच्चों, एक स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। 14 मार्क्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग आंसर जो है 10 मार्क्स का पूछे या 7 मार्क्स का, आप उसमें भी इस आंसर को प्रिपेयर करेंगे। और इसका आंसर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, पर अगर हम उस ढंग से पढ़ेंगे तो ही हमें मालूम होगा। तो वॉइड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना है। और मुझे लगता है कि अब आप जो हैं कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर तीनों को हमने जो डिस्टिंग्विश किया बच्चों, उसके बाद तो सच में मजा आ गया। अब आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने मिलता है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसके आंसर को लिखिएगा और एक दिन मैं फिर से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मेरा तो काम ही है पढ़ाना, लेकिन आपका काम जो है वो पढ़ना है, तो आप बस अपने काम को करेंगे। बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जिसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आखिर किसको बोलते हैं? जैसे ही मैं वॉइडेबल बोलती हूँ बच्चों, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ साथ बोलते चलना है अवॉइडेबल, मतलब जिसे अवॉइड किया जा सकता है। तो आप इसे अवॉइडेबल शब्द से, वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है बच्चों, उसका मीनिंग समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा, वो है फ्री कंसेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली तभी हो जाते हैं जब फ्री कंसेंट नहीं होता है। और फ्री कंसेंट को समझना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो है, जरा सा घर में पढ़िएगा। जब फ्री कंसेंट नहीं होता है तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आप कहेंगे मैम फ्री कंसेंट जल्दी से बताइए। बच्चों, मान के चलिए मैं अपने एक प्रॉपर्टी जो है, मेरे पास बहुत महंगा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मैं उसे बेचना नहीं चाह रही हूं। आप एक दिन सामने से आए और आप बोलते हैं क्या आप अपने प्रॉपर्टी को बेचने में इंटरेस्टेड है मैम? मैं कहती हूँ नहीं, भागो इधर से, जल्दी भागो। फिर आप कहते हैं कि मैं जो हूँ इस प्रॉपर्टी को लूँगा ही। तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कहती हूँ नहीं दूंगी आपको प्रॉपर्टी। तब आप कहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं मैम, बोलिए तो बेचने को। फिर मैं कहती हूँ नहीं। तब आप कहते हैं कि रुकिए, और आप जो है अपने पैकेट से एक गन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम जो है मैम आपको अब जान से मार देंगे, हम आपको मारने में इंटरेस्टेड हैं। बच्चों, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जोर जबरदस्ती के द्वारा, बिना आपके सहमति के, मतलब मनमाने ढंग से, जबरन, डराकर, धमकाकर, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसे बनाया जाता है। अब इसे जब हम समझ रहे हैं कि फ्री कंसेंट के बिना अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बच्चों एक पार्टी होता है अग्रीव्ड पार्टी, मतलब मैं हूं वो अग्रीव्ड पार्टी। आपने मुझसे जबरदस्ती मेरे प्रॉपर्टी को ले लिया है, आपने गन के सहारे धमकी देकर जो है कहा कि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी ही पड़ेगी मैम। अगर आप प्रॉपर्टी सेल नहीं करती हैं मैम तो मैं आपको गोली मार दूंगा। मैं भी हड़बड़ी में, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी, मैंने उसको साइन कर दिया। अब जो है मैंने साइन तो किया, तो मैंने तो खुशी खुशी साइन किया नहीं, अपनी मर्जी के बिना साइन कर दिया।
क्योंकि आपने मेरे साथ कोअर्सन क्रिएट किया, आपने मुझे डराया, धमकाया। अब क्या हो रहा है बच्चों, अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, हो सकता है आपने फ्रॉड किया हो, आपने जबरदस्ती मुझे गलत फैक्ट फिगर बता करके जबरन साइन करवाया हो, ऐसे केसेस में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था बच्चों, अगर आपने मेरे सिर पर गन रख दिया तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ा। अब जो है मैं जो हूं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। अब हम इसे आगे आराम से समझते हैं बच्चों। अब मैं चाहती अगर मैं चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती हूँ। इसी कारण मैंने शुरू में बताया कि इसको हमें अवॉइडेबल से रिलेट करना है। अब आप कहेंगे मैम आप कैसे अवॉइड कर लीजिएगा, मैं तो आपको धमका कर साइन ले चुका हूँ। बच्चों मैंने डर से तो कर दिया, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि मैं कोर्ट में गया, मुझे गोली भी मार दी जाएगी। अब ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर है कि मैं चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कोर्ट केस कर सकती हूँ, ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, और इसी के कारण मैंने जो है इस पेपर पर साइन कर दिया। तो ये अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होता है बच्चों कि वो कोर्ट में पहुंचकर केस करे या ना करे। मतलब सब कुछ जो है एक पार्टी पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको छोड़ दे कि छोड़ो भाई, हो गया, गलती हो गया, माफ करो, लेकिन सब लोग इतने दिलदार नहीं होते हैं। ये बिल्कुल मेरे ऊपर है, क्योंकि आपने मुझे धमकी दे करके मेरे जमीन को ले लिया, प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो अब मेरे ऊपर है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती हूं कि नहीं हूं। लेकिन अगर मैं इसे अवॉइड करती हूं तो फिर कुछ ना कुछ तो मुझे सहायता मिलेगा ही। इसीलिए इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल से रिलेट करके हम पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा अग्रीव्ड पार्टी पर, मतलब जिसे डरा धमका कर जिससे पेपर में साइन करवाया गया उसके ऊपर है। अगर वो चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, वो ये सच बता सकता है, और अगर वो चाहे कि आपको माफ कर दे तो फिर चलिए कोई बात नहीं है, आप भी घर जाइए खुश होकर, हम भी घर जाएंगे खुश होकर। तो ये मेरे चॉइस पर डिपेंड करता है, और कोर्ट चाहे तो उसे नल एंड वॉइड करार कर सकता है। बच्चा आप सभी को ये समझना होगा कि ये अग्रीव्ड पार्टी पर डिपेंड करता है। वो आपके साथ चाहे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये बस उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट जो है बच्चों ध्यान से समझेंगे, अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें लीगल डिफेक्ट होता है या टेक्निकल डिफेक्ट होता है। अब आप बोलेंगे क्या मैम इतना खराबी है इसके अंदर? हाँ बच्चों, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीगल इफेक्ट नहीं हो, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो, उसे हम कहेंगे अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आप देखते होंगे बच्चों कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सिर्फ रिटन फॉर्म में ही बनाने जरूरी होते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन फॉर्म में जरूरी है और आपने उसको बनाया ही नहीं, आपने उसे ओरली बना दिया, तो वो कहलाता है अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ के अकॉर्डिंग वो रिटन में होना चाहिए, पर हमने बना दिया उसे ओरली। इसी वजह से थोड़ी थोड़ी खराबी के कारण, थोड़ी थोड़ी लीगल इफेक्ट की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण ये अनइनफोर्सिएबल हो जाता है। मान के चलिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिसमें विटनेस की जरूरत हो, लेकिन विटनेस का वहां पर साइन ही नहीं है, तो ये बन गया अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट डैश सीजेस टू बी अनइनफोर्सिएबल। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये बाद में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ये इनफोर्सिएबल हो सकता है। बाद में जो है ये कानूनी सहायता इसके लिए मिल सकती है, लेकिन नहीं हो पाती है। इसीलिए बच्चों क्योंकि कारण ये होता है कि इसमें छोटी मोटी मिस्टेक या बहुत भारी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, जो वैलिड बन तो सकता है लेकिन वैलिड हो नहीं पाता है, इनफोर्सिएबल नहीं हो पाता है।
जैसे मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का था, लेकिन उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, पीरियड खत्म हो जाता है, अब कोई उपाय नहीं है, तो उसे कहेंगे अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसका टाइम पीरियड ही, टाइम फ्रेम ही खत्म हो गया है, तो वो अनइन्फोर्सिएबल कैटेगरी में आ जाता है। अगर कोई टाइम बाउंड है या टाइम लिमिटेशन है, उसका डेट एक्सपायर हो गया है, तो अगर हड़बड़ी में वैसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ बन गया है, वो कहलाएगा अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीगल इफेक्ट ना हो, मतलब डिफेक्ट हो, लीगल इफेक्ट ना हो मतलब लीगल डिफेक्ट हो, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो, जहां विटनेस की जरूरत है वहां विटनेस नहीं है, जहां साइन की जरूरत है वहां साइन नहीं है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता है तो वो कहलाएगा अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। मान के चलिए मैं आपको एक जमीन का टुकड़ा बेच रही हूं और आपका वहां पर साइन नहीं है, ना ही मेरा साइन है, वो बन गया अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से समझेंगे, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट जो है या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहिए, ये भी जो है बच्चों वॉइड होते हैं। अब आप कहेंगे मैम वॉइड होते हैं, तो अब आपको याद आ रहा होगा वॉइड अग्रीमेंट। जी हाँ बच्चों, डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट या इलीगल अग्रीमेंट, एक डिफरेंस ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट में क्या अंतर होता है, तो पहले समझिए। वॉइड अग्रीमेंट वैसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, जो इनफोर्सिएबल नहीं होता है। इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं, इसमें भी कोई लीगल इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, आपको कोई कानूनी सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन एक क्वालिटी है जिसके कारण वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट में डिफरेंस है। इस दोनों में कनेक्शन है, लेकिन एक अंतर के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। अंतर ये है बच्चों कि इलीगल अग्रीमेंट में पनिशमेंट का प्रोविजन है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट में पनिशमेंट का वैसा खास कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब इलीगल अग्रीमेंट अगर बनता है तो आपको कानून सजा देगी, और ये बस पनिशमेंट के कारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान के चलिए अगर हम किसी छोटे बच्चे से लोन ले लेते हैं, कोर्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं करेगा। कोर्ट भले हमें पनिशमेंट दे ना दे, लेकिन कोर्ट जो है हमें पनिशमेंट जो है नहीं देगा। ये वॉइड का केस है कि माइनर के साथ अगर हो गया, यहाँ पे कोर्ट हमें पनिशमेंट नहीं देगा। लेकिन हाँ जरा सोचिए, अगर आप किसी छोटे से बच्चे को कहते हैं कि जा बच्चों जा, अब तुम्हें मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तुम जा करके उस अंकल को मार दो। मान लीजिए बच्चा आपके बहकावे में आता है, वो अंकल को किडनैप कर लेता है, अंकल को मार देता है पैसे की लालच में, तो इसमें आपको पनिशमेंट मिलने वाला है, क्योंकि आप जो है किसी छोटे बच्चे से, 18 साल से कम उम्र के बच्चे से किडनैपिंग करवा रहे हैं और किसी को जान से मरवा रहे हैं। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, वो कहलाएगा इलीगल अग्रीमेंट, जिसमें कानूनी सजा जो है उसका प्रावधान है। अब अगर आपके कहने पर, किसी मेजर के कहने पर, मतलब 18 साल से ऊपर वाले के कहने पर, अगर कोई छोटा बच्चा प्रोवोक हो जाता है, वो किसी को मर्डर कर देता है, तब जो है यहाँ इलीगल अग्रीमेंट होगा, क्योंकि आपने कहा होगा कि बच्चे मैं तुमको 2-3 लाख रुपया दूंगा, जाओ उसको मार दो। बच्चा जो है आपकी बातों में आ जाता है, तो अब जो है आपने तो प्रॉमिस कर दिया था कि मैं उस छोटे बच्चे को पैसा दूंगा अगर वो अंकल को मार देता है। अब बच्चा आपके पास पहुंच गया और बोलता है अंकल अब हमको पैसा दे दो, मैंने तो उनको मार दिया। अब जो उस बच्चे ने उसे मार दिया, ये बन गया बच्चों इलीगल अग्रीमेंट, क्योंकि आपने कंसिडरेशन का प्रॉमिस किया था कि बच्चा बेटा अगर तुम अंकल को मार देते हो तो तुमको मैं 5 लाख रुपया दूंगा। यहाँ तो कंसिडरेशन की बात है, तो ये बन गया इलीगल अग्रीमेंट, जो कि इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट में एक अंतर है वॉइड एग्रीमेंट से, और वो अंतर है कि यहाँ कानून आपको पनिशमेंट देगा, कानून जो है आपको 1-2 थप्पड़ लगा सकता है। वॉइड एग्रीमेंट भी बच्चों इनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप जैसे वॉइड एग्रीमेंट के जो शर्त हैं
कि वहाँ पर टर्म कंडीशन क्लियर नहीं होंगे, आप माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर कानूनी सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन इन दोनों ही अग्रीमेंट में, चाहे वॉइड अग्रीमेंट हो, इलीगल अग्रीमेंट हो, इस दोनों ही केसेस में बच्चों इनफोर्सिबिलिटी जो है नहीं है। लेकिन हाँ, इलीगल अग्रीमेंट जो है, यहाँ पर कानून जो है वो आपको थप्पड़ लगाएगा, वो आपको सज़ा दे सकता है, आपको जेल की भी चक्की पीसनी पड़ सकती है, आपको थप्पड़ भी लग सकता है, पिटाई हो सकती है और होती ही है। इसीलिए इलीगल अग्रीमेंट में पनिशमेंट है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट के केस में हमको पनिशमेंट नहीं मिलता है। यही मेन डिफरेंस है वॉइड अग्रीमेंट में और इलीगल अग्रीमेंट में। अगर आपने किसी छोटे बच्चे से लोन ले लिया, ये केस हो गया वॉइड अग्रीमेंट का। यहाँ एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है क्योंकि बच्चा जो है वो माइनर है। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे से ज़बरदस्ती किसी का मर्डर करवा दिया, उसको उकसा दिया और कहा कि मैं तुमको इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा, छोटा बच्चा भी आपकी बातों में आ गया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो फिर कानून जो है वो आपको सज़ा देगी। इसलिए भी देगी सज़ा क्योंकि आपने उसको बदले में पैसे देने की बात की थी, और अग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन का फैक्टर आ जाता है तो फिर सज़ा मिलती है। लेकिन कोई भी वॉइड अग्रीमेंट या इलीगल अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल नहीं है। कानूनी सहायता आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, इलीगल अग्रीमेंट में अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ ड्रग का सेल पर्चे जैसी कुछ हरकत कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि तुम जाओ एक ड्रग खरीद कर लेकर आओ, इसके बदले मैं तुमको 5 लाख रुपया 20 लाख रुपया दूंगा, और अगर कोई बच्चा इसके बदले आपको ड्रग ला कर दे देता है तो इस केसेस में इलीगल एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पैसे का कंसिडरेशन का बात हुआ है, फिर कानून आपको सज़ा देगी। लेकिन दोनों ही केसेस में लीगल इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, और इलीगल अग्रीमेंट के केस में कानून जो है पनिशमेंट देती है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट के केस में हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इलीगल एग्रीमेंट एक तरीके से गैर कानूनी है, जिसके लिए जो कोर्ट है वो हमें सज़ा देती है। चलिए बच्चों, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ मैंने पीडीएफ को क्रिएट किया है। आई होप कि, मुझे लगता है कि आप जो है इसको पढ़ेंगे, घर में लिख लेंगे अगर आपको लिखना है। वैसे ये हर जगह मिल जाएगा, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हैंड रिटन भी नोट्स को थोड़ा सा डाल दी हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन के वक्त में दिक्कत ना हो समझने में। थोड़ी थोड़ी बारीकी से ही बस कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इनका बांटने का आधार जो है वो वैधानिकता है, प्रवर्तनीयता है, मतलब लीगैलिटी है, इन्फोर्सिबिलिटी है, वैलिडिटी है। तो इसमें वॉइड अग्रीमेंट है बच्चों, आप इसे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, घर में लिखेंगे ही नहीं, कमेंट करेंगे पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है वो भी बताना है। लेकिन वीडियो को 2 बार ज़रूर सुनना है, और पूरे के पूरे टॉपिक को समझने के लिए स्टार्टिंग से वीडियो देखना होगा, वरना आपको बिल्कुल एलियन वाली फीलिंग आएगी कि हम किस क्लास में आ गए हैं। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहा बच्चों, इसके भी स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। अब इसमें वॉइड और वॉइडेबल है, इसे भी ले लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, आज जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मैं फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ, लगभग हो गया है। बस एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाकी है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ज़रूर उसको पढ़िएगा। लेकिन आज का जो भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है वो पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो मतलब आपने पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं समझा है, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं मतलब आपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 14 मार्क्स के लिए पक्का है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, मैंने फर्स्ट टाइम जब वीडियो डाला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, जो उसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने जिक्र किया था ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आप उसे भी 14 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। 2 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसे पढ़िएगा। अगर कुछ छूट जाता है बता दीजिएगा, हो सकता है कहीं कुछ मिसप्रिंट हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसके लिए मैं अपॉलॉजी चाहूँगी। लेकिन फटाफट मैंने एग्जामिनेशन को लेकर के कंसीडर करके जल्दी वीडियोस को बना रही हूँ। अनइन्फोर्सेबल है और इलीगल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है लास्ट है। अगर कुछ और भी वेराइटी आप जानते हैं तो बताइएगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं जो हूँ
सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। आप जुड़े रहेंगे जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ। ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी।